साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में किस प्रकार से बैंकें चलते हैं, और जिसका इस वीडियो का मुख्य टाइटल जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये मान लीजिए कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे कि पेपर में क्वेश्चन इससे बनते ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं आपको मध्य में, वीडियो के मतलब बीच में और अंत में, जो आपको सीधे सीधे पेपर में आते हैं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम, भारत में बैंकों का इतिहास क्या रहा है। तो बैंक शब्द है वो बैंकों से बना है। किससे बना? बैंकों से बना है। ये एक इटली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बेंच, और बेंच का अर्थ क्या होता है? बैठना। अर्थात जिस स्थान पर बैठकर, समझिएगा, जिस स्थान पर बैठकर लोग वित्तीय ऋण प्रदान किया करते थे उसे हम बैंक कहा जाता था। उसे क्या कहते थे? हम बैंक कहते थे, बैंकों कहा जाता था। तो यहाँ से आपके बैंक शब्द की शुरुआत होती है। चलिए अब अगली बात जानते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो आप इसका अगर आपको पता हो तो ज़रूर एक बार अपने आप से ही बोलिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप अपने आप से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में रह जाती हैं और आपके एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा असर डालती हैं। तो क्वेश्चन आपका भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसको याद रखिएगा। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यदि आ जाए भारत का सबसे प्राचीन बैंक कौन सा है, और ऑप्शन में आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान ना दिया हो तो आप आंसर लगाइएगा 1865 में बने इलाहाबाद बैंक। इसको याद रखिएगा दोनों को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पूंजी से खोला गया पहला बैंक कौन सा था, अर्थात जिसमें भारत की ही पूंजी लगी थी। उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में बनी थी। अगला देखिए, वर्तमान में भारत में कितनी सरकारी बैंकें हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? तो आपका आंसर रहेगा 12। याद रखिएगा। अच्छा, सरकार क्या होती है? मैंने पहले बताया था सरकारी प्रत्यभूत क्या होती है, पीएसयू क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अर्थात ऐसा उपक्रम जिसमें 51% भागीदारी, इसमें 51% भागीदारी सरकार की होती है, ऐसी प्रतिभूति या सेक्टर को हम लोग सरकारी सेक्टर कहते हैं, या क्या नाम है, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। चलिए अगला देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीयकरण बैंक का हुआ था 19 जुलाई 1969 को। पीएम थे उस समय इंदिरा गांधी, और उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों का हम लोग राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं जिनकी जमा पूंजी कितनी है? 50 करोड़ रुपए। तो उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको याद रखिएगा, कितने बड़े बैंकों का? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको याद रखिएगा, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला देखिए, दूसरा आपका राष्ट्रीयकरण किया गया है 15 अप्रैल 1980 को। उस दौरान भी पीएम इंदिरा गांधी थी, मगर इन्होंने धनराशि बढ़ा दी और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जिनकी जमा पूंजी का कितनी थी? 200 करोड़ रुपए। कितनी थी? 200 करोड़ रुपए। अब टोटल देखिएगा कितने बैंक हो गए टोटल मिलाकर? 14 + 6 = कितने हो गए? 20 बैंक हो गए। और 20 बैंकों में से एक बैंक थी जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये आगे चल के दिवालिया हो जाता है और इसका विलय हम पीएनबी में कर देते हैं, अर्थात पंजाब एंड नेशनल बैंक में कर देते हैं, पीएनबी में कर देते हैं। और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में। और मैं आपको बैंकों के जो हेडक्वार्टर इतनी अच्छी तरीके से ट्रिक से सिखा दूंगा कि विश्वास मानिए कि आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, इसलिए इसको देखते रहिए जरूर। तो आप चलिए, बारी आ गई बैंकों का हेडक्वार्टर, और बहुत देखिए आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी बैंक के आम के आगे आपका बैंक ऑफ इंडिया लग जाए, है ना, जैसे किसी भी बैंक के नाम में यदि बैंक ऑफ इंडिया लग जाए तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा मुंबई बन जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो आ गया ना बैंक ऑफ इंडिया। इसको याद रखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जिन भी बैंकों के नाम के पीछे बैंक ऑफ इंडिया लग जाए उनका हमेशा हेडक्वार्टर मुंबई ही होता है, याद रखिए इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या लिखा है? सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ इंडिया लिखा ना, बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम ही है ना। और देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक जरूर याद रखिएगा। इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? तो मुंबई में। इसको याद रखिएगा, कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका सबका? मुंबई में है। और देखिए, और आपका यदि किसी भी बैंक के नाम के आगे यदि इंडियन शब्द लग जाए, याद रखिएगा, किसी भी बैंक के नाम के आगे यदि इंडियन शब्द लग जाए उसका हेडक्वार्टर हमेशा चेन्नई होता है। इसको याद रखिएगा। और
सॉरी, इंडियन बैंक लग गया, देखो इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर बन जाएगा? चेन्नई बन जाएगा। अगला देखिए, अगर किसी बैंक के नाम के शब्द के आगे पंजाब शब्द लग जाए तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा क्या होता है? दिल्ली होता है। क्या होता है? दिल्ली होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। मगर एक ऐसी अपवाद बैंक है जिसका नाम है ओरिएंटल कॉमर्स बैंक। क्या नाम है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, है ना। तो ओबीसी आदमी समझ रहे, दिल्ली में रखा जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं, और पंजाब में रखा जाता है, याद रखिए इसको। अगला देखिए, यदि किसी बैंक के नाम के आगे यूनाइटेड लग जाए, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता होता है ऑलवेज, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और अपवाद इसका क्या है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक इसका हेडक्वार्टर मतलब अपवाद है। और अब मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा आपको किन बैंकों के इसमें विलय कर दिया गया, ये भी बताऊंगा आपको। चलिए और देखिए, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटक, इसको याद रखिए। केरला कर्नाटक, केरला का से केनरा हो जाता है, का से कर्नाटक हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका बड़ौदा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ोदरा गुजरात। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका आप मुंबई तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए पुणे लगा दीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। अब देखिए, 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी एक बैंकों का विलय, एक नियम लाया गया जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। और निर्मला सीतारमण कौन थी इस समय? वित्त मंत्री थी, 2019 में बनी थी ये। अब देखते हैं कि कौन सी बैंक में किस किस बैंक को विलय हो गया है। हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, उसमें ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनका दोनों का विलय होकर पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया, अर्थात जितनी भी सिंडिकेट बैंक की शाखा है सभी केनरा बैंक में जाकर जुड़ चुके हैं। अगर बात करें इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक में जाकर इलाहाबाद बैंक को मर्जर कर दिया गया है या विलय कर दिया गया है। और यदि बात करें यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक में जितनी भी सारे बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, इन सबको मिलाकर कहाँ कर दिए? यूनियन बैंक में कर दिया गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलाकर देना बैंक और विजया बैंक बना दिया गया, अर्थात देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। तो ये आपकी 5 ऐसी बैंकें हैं जो जिनको मर्ज कर दिया गया किन किन में, तो ये आपके जो आगे लिखी हैं इन बैंकों में मर्ज किया गया है। और किन किन का मर्ज किया गया, तो ये आपकी ये लिखी हुई हैं जो आपके दाएं साइड लिखी हुई हैं। चलिए अगले देखिए, अगला आपका हम थोड़ा एसबीआई के इतिहास के बारे में जानते हैं, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, समझ रहे हैं। तो उसका इतिहास क्या रहा है? तो जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने तीन जगह ज़्यादातर कब्जा किया, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन जगह कब्जा किया। तो वहाँ ऑपरेट करने के लिए, मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये लोग क्या करते थे? बैंक बना लिया करते थे। तो सबसे पहले बैंक उन्होंने 1806 में बनाई, जैसे बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। फिर उन्होंने बम्बई में बनाई, बैंक ऑफ बम्बई कहा 1840 में। फिर 1843 बैंक ऑफ मद्रास बना लिया। मगर समय गुजरता गया और वर्ष 1921 का समय आता है, इन तीनों बैंकों को, अब भाई भारत आज़ादी की राह में चल रहा था, तो अंग्रेजों को लगता कि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए, तो ये सभी बैंकों मिलाकर एक कर देते हैं। और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, इन सभी को मिलाकर 1921 में नाम रख दिया। क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और यह भारत का पहला केंद्रीय बैंक था, याद रखिए इसको। पहले आरबीआई नहीं थी, क्योंकि आरबीआई भारत के सबसे केंद्रीय बैंक है। पहले आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक नहीं थी, तो हमारी बैंक केंद्रीय बैंक कौन थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। मगर भारत अब आज़ाद हो चुका था और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई में इसका नाम बदल गया। क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, इसको याद रखिएगा। अब जानते हैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में। बैंकों पर नियंत्रण करती है कौन? आरबीआई। और आरबीआई गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन होता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न आपका पहला है, भारत में केंद्रीय बैंक होने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो भूल कर भी आप यंग हिल्टन कमीशन मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने केंद्रीय बैंक होने की बात कही है। सिफारिश की थी आपकी चैम्बरलिन आयोग ने, जो कि 1914 में बना था, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में किस सिफारिश में की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा यंग हिल्टन कमीशन। क्या नाम रहेगा? इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रॉयल कमीशन भी कहते हैं, और इसको यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं। ये 1926 में आया था। एक क्वेश्चन और है आपका कि आरबीआई के कार्य क्या होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है ना, आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और हेडक्वार्टर इसका मुंबई रखा गया। तो कुछ आरबीआई कार्य भी डिसाइड किए गए, क्या क्या कार्य होंगे। तो बैंकर के रूप में भारत सरकार का काम करेगी, मतलब भारत सरकार का जो काम करेगी बैंकर रूप में कार्य करेगी।
नोटों का निर्गमन करेगी, अर्थात नोटों को कैसे छापना, कितना निकालना है, कितना हमारे पास पैसा है, कितना बैंकों को पैसा देना है, ये सब काम करेगी आरबीआई। बैंकों को बैंक कहलाएगी, अर्थात यदि कोई बैंक है, यदि मतलब भारत में कोई 12 प्रकार के बैंक, 14 प्रकार के बैंक चल रही हैं, तो उन सब का नियमन यही करेगी। अंतिम घड़ी की बैंक कहलाएगी। अंतिम घड़ी का मतलब ये है कि यदि कोई बैंक दिवालिया होने की कगार में है, या मतलब दिवालिया हो चुकी है, तो उसको उठाने का काम करेगी कौन? हमारे आरबीआई। और सबसे महत्वपूर्ण काम, ये महंगाई को नियंत्रण करेगी। और नियंत्रण कैसे करेगी? एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना करके। और मैंने आपको एक वीडियो में, आपके पिछले वीडियो में आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे कौन कौन शामिल होता है, किस किस के द्वारा बनाई जाती है, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से मतलब बताया है। इसलिए आप पिछले वीडियो में जाइएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, इसको मतलब वीडियो का। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।